क्यों एक अमीर राजस्वी उत्तराधिकारी बना घर जमाई नौकर, जिसके पास है महल, गाड़ियां और शान और शौकत, क्यों भीख मांगने के लिए हुआ मजबूर? क्या है इस रॉयल वारिस का सच? क्यों है ये मजबूर? हेलो अवनी, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली डैडी जी के साथ एक एंटीक शॉप में आया था, तो यहाँ एक मूर्ति गिर गई और अब ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तो अब ये पैसे मांग रहे हैं 30 लाख रुपए। What? 30 lakhs? वो भी एक स्टैचू के लिए? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम, आर यू सीरियस? तुम घर पर पड़े रहते हो पूरे दिन, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अब नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। तुम बताओ, कहाँ से लेकर आऊंगी मैं 30 लाख इतने शॉर्ट नोटिस पर? 30 लाख सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गौतम भी अवनी के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाया। You know what? तुम्हें रोज रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आदत हो गई है। बट आई एम रियली सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम तुमने खुद क्रिएट किया, अब इसे सॉल्व भी तुम खुद करो। लेकिन अवनी, आज गौतम और अवनी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन गौतम आज भी अवनी के घर एक घर जमाई बनकर ही रहता था, जहां उसकी हैसियत एक नौकर जितनी ही थी। वो नौकरों की तरह कभी सांस की साड़ी आयरन करता, तो कभी अवनी की गाड़ी साफ करता। घर की रसोई से लेकर घर की सफाई तक का सारा बोझ उसी के सर पर था। वहीं अवनी कभी कभी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत झल्ला जाती थी, क्योंकि घर का पूरा फाइनेंशियल बोझ सिर्फ उसी के सर पर था। लेकिन अम्मी, ये स्टैचू पापा के हाथ से टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझाने का मौका तो दिया होता, बिना मेरी बात सुने फोन काट दिया तुमने। क्या हुआ मिस्टर? 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक ना पैसे आए और ना तुम्हारी मदद के लिए कोई आदमी। ऊपर से बुढ़ा शॉप से भागने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ गार्ड्स की नजर उन पर पड़ गई, वरना ये तो रफू चक्कर होने का पूरा प्लान बना चुके थे। देखिए मिस्टर, 2 बज रहे हैं। अगर 5 बजे तक तुमने इस एंटीक स्टैचू के पैसे नहीं भरे तो मैं पुलिस को बुला के इस बुढ़े को अंदर करवा दूंगा, और इन बॉडीगार्ड से तुम दोनों की खातिरदारी कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? जी सर, समझ में आई। बस 2 मिनट दीजिए, हम फिगर आउट करते हैं। पापा जी, ये हमें यहाँ पेमेंट किए बिना जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज तुम कुछ करो ना, तुम मेरे बदले जेल चले जाओ। वैसे भी मेरे परिवार ने 3 साल तक तुम्हें रहने के लिए छत दी है, इतना तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए। डैडी जी, मैं जेल तो चला जाता, पर ये लोग काफी स्ट्रिक्ट है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा नहीं वो मैनेजर कैसे धमकी देके चला गया? तो फिर पैसे दे दो ना इन्हें। 30 लाख देने, मेरे जेब में 30 फूटी कौड़ियां नहीं है। मैं नहीं कमाता, मुझे खर्चे के लिए भी अवनी पैसे देती है। मेरे पास नहीं है, न नौकरी है न पैसे हैं, कैसे चुकाऊंगे? तो तुम अवनी को फोन करो, मैंने उसे फोन किया था, उसने फोन काट दिया बिना सुने। यूजलेस दामाद हो तुम एकदम, अपनी बात मेरी बेटी के सामने रख भी नहीं सकते। तुम उसे कॉल करो, मैं बात करता हूं। गौतम, आर यू मैड? मैंने कहा ना मुझे काम के टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। अब दोबारा कॉल किया ना तो। बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे एक स्टैचू टूट गया और ये लोग पैसे मांग रहे हैं, नहीं दिया तो मुझे जेल भेज देंगे, ऐसा बोल रहे हैं लोग। बट डैड, आपको क्यों? ये गलती तो गौतम की है ना, तो आपको जेल क्यों? बेटा, वो दरअसल मुझसे ही टूट गया था। स्टैचू देखते हुए मैं उसकी पिक्चर्स ले रहा था, मेरा हाथ लग गया और स्टैचू नीचे गिरा और टूट गया। डैड, आप ऑलरेडी जानते हैं कि गौतम ने घर पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, और आप भी मेरी लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन बेटा, ठीक है, अब बताइए आप कहाँ पर हैं? मैं मॉम को लेकर आती हूँ। बेटा, हम एंटीक शॉप पर है, माधव नगर। ओके, वेट देयर, मैं अभी आ रही हूँ। अवनी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल अवनी के पिता अनिल सिंह जोधपुर के अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन अनिल की माँ गायत्री देवी
हमेशा से ही गौतम और अवनी की शादी के खिलाफ थी। 3 साल पहले अवनी के दादाजी हिम्मत अग्रवाल गौतम से पुष्कर में टकराए थे और गौतम को पहचानते ही उन्होंने अपनी फेवरेट पोती अवनी के लिए उसे पसंद कर लिया। अवनी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकती थी। पर शादी के कुछ वक्त बाद ही हिम्मत अग्रवाल दुनिया को अलविदा कह गए, इस राज के साथ कि उन्होंने गौतम को अवनी के लिए क्यों चुना, कैसे पहचानते थे वो गौतम को। फिर उनके जाने के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी और अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपने हाथों में ले ली। गायत्री देवी अपने परिवार के रुतबे और नाम का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही अपने परिवार में गौतम नाम का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने हिम्मत जी के जाने के बाद अनिल और उसके परिवार को अग्रवाल मैंशन से अलग कर दिया था। अवनी आज भी ये सदमा भूल नहीं पाई थी। अब दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती थी कि अपने परिवार की हालत कैसे सुधारी जाए। आज एक बार फिर उसके सामने मुसीबत खड़ी थी। वो अगले ही पल अपनी मॉम गीता के साथ माधव नगर जाने के लिए गई। डैड, अब ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? अब दोनों इतनी महंगी दुकान में कर क्या रहे थे? वो एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो डैडी जी को यहाँ पे ये सब देखने का मन किया, इसलिए हम अंदर आ गए। और फिर एज यूजुअल तुम ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। और अगर इनका स्टैचू देखने का इतना मन था ना तो तुम संभाल लेते ना। लेकिन मम्मी जी मैं इसमें क्या कर सकता था? मैंने तो डैडी जी को बोला पर उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कब से इतने आज्ञाकारी बन गए? मॉम, ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये 30 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? इसी बात पर गुस्सा आ रहा है। एक तो ससुर जी हमारे लिए प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं छोड़ गए और ये पनौती हमारे नसीब में बांध गए। मॉम, क्या मॉम? तो इस स्टैचू के लिए मैं अपना घर और अपनी कार बेच दूं और सड़क पे आ जाऊं? और वैसे भी इसे बेचने से भी इतने पैसे नहीं आने। सभी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सोच में पड़ गए। टाइम निकलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की नजर बराबर अनिल पर ही थी। उसने पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर दिया और 3 घंटे पूरे होने का वेट करने लगा। डैड, मैं दादी सर से मदद मांग कर देखूं। उनके जितने भी पैसे होंगे ना मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। पर अवनी, दादी सर तुम्हारी मदद नहीं करेगी और तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? पर मॉम, एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है? मैं कॉल करती हूँ। अवनी ने अगले ही पल अपनी दादी गीता देवी को कॉल लगा दिया, पर उसे यही डर सता रहा था कि गीता देवी उसका फोन उठाएगी कि नहीं। हाँ दादी सर, मैं अरे तुम्हारा नंबर मेरे पास है, बोलो क्या काम है? गीता देवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी फैमिली जल्द ही जोधपुर के सबसे बड़ी कंपनी चैरियट ग्रुप के साथ मिलकर काम करने जा रही है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत है या मुझे अपनी दादी मानती हो तो अभी के अभी तुम गौतम को तलाक दे दो और चैरियट ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर के साथ शादी कर दो। दादी साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? इस बार तो गौतम की इसमें कोई गलती भी नहीं थी। देखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। दादी साहब, मेरे पापा आपके बेटे हैं, वो अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? और आज अनिल जिस प्रॉब्लम में है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो और इसीलिए अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दादी साहब, मेरी बात। अवनी को अब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अवनी प्लीज डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। अब क्या करोगे तुम? इतनी बड़ी रकम बाहर जाके भीख मांग के लाओगे क्या? अवनी, तुम मेरी बात सुनो। तुम आज के आज इस आदमी से तलाक ले लो। ये तेरी लाइफ से आउट तो फिर दादी साहब हमें अपने घर में एंट्री दे देगी। और वैसे भी कबीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं और 30 लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम ऑन अवनी।
गीता देवी को अब कबीर के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कबीर का एक ऐसा सच था जिसे अवनी अच्छे से जानती थी। दरअसल कबीर चैरिट ग्रुप का वाइस चेयरमैन शेखर आनंद का इकलौता बेटा था, जो बचपन से ही अय्याश था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई नई लड़की उसका शिकार हो जाती थी। यूं तो उसके ऊपर बहुत सारे केस भी हुए, लेकिन शेखर आनंद के रुतबे और पैसे के आगे किसी पुलिस वाले की भी नहीं चली। कबीर ने कई बार अवनी पर भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में भी अवनी के आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन अवनी ने कभी उसे घास तक नहीं डाली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जो अब तक शांत था, कबीर का नाम सुनते ही गुस्से में आ गया, लेकिन इस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपना फोन निकालकर शोरूम से बाहर चला गया। शोरूम के बाहर जाते ही उसने मोबाइल में एक नंबर डायल कर लिया। जैसे जैसे उसे फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुंशी जी। घड़ी खम्मा मुंशी जी, कैसे हैं आप? गौतम इस वक्त जिस शख्स से बात कर रहा था वो और कोई नहीं, उसके पापा रघुवेंद्र सिंह राठौड़ के मुंशी कमल स्वरूप थे, जो रंजौड़ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। गौतम रघुवेंद्र का सबसे छोटा बेटा था, जो असल में रंजौड़ के राजकुमार थे। गौतम अपने पैलेस सुमेर भवन में ही बड़ा हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे गौतम बड़ा होता गया, उसके दिल में बाहर की दुनिया को जानने पहचानने की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हमेशा से अपनी शाही जिंदगी से तंग रहता था, और फिर एक दिन रघुवेंद्र ने उसकी शादी अपने खास दोस्त की बेटी दीपशिका के साथ तय कर दी। हालांकि दीपशिका गौतम की बचपन की दोस्त थी। वो उससे प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए जिस दिन शादी तय हुई, गौतम सजे हुए मंडप को सूना छोड़कर भाग निकला। सुमेर भवन में आज ही वो मंडप उसी तरह से सजा हुआ था। मैं तो चौंका हूँ, मस्तारी बहुत याद आवे है। हुक्म, जब से आप गए हो महल सुना हो गया है। और मुंशी जी, मैं एक मुसीबत में हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हम जानते हैं आप किस मुसीबत में फंसे हो। ये मुंशी तो ये भी जाने हैं कि आप इस वक्त हो कहाँ, किस फैमिली के घर जमाई बनकर रह रहे हो। आपकी सास, ससुर और पत्नी, सबके बारे में इस मुंशी के पास पक्की खबर है। गौतम पिछले 4 साल से अपने परिवार और रंजौर से दूर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा उसकी एक चीज पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, तो मुझे 30 लाख की सख्त जरूरत है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए। हुकुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक राजकुमार होके किसी के घर का काम कर रहे हो, झूठा गंदे बर्तन साफ कर रहे हो। समर भगवान। मुंशी जी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि नहीं। हुकुम, 30 लाख तो हम आपको दे देंगे, लेकिन बड़े हुकुम की वही शर्त है। क्या शर्त है? आपको दीपशिका से शादी करनी होगी। मुंशी जी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं दीप्ति से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। बड़े हुकुम, आपकी शादी को शादी नहीं मानते। आपका समर भवन से चले जाने के बाद बड़े हुकुम के ऊपर कई सवाल उठे। ये मुंशी अपने मालिक की बात के खिलाफ नहीं जा सकता। पैसों के बदले आपको अपनी पत्नी को तलाक देना होगा और दीपशिका बिटिया से शादी करनी होगी। मना करता उससे पहले ही सामने अवनी का चेहरा घूमने लगा, जो अपनी जान जोखिम में डालकर कबीर जैसे अय्याश लड़के से मदद मांगने जा रही थी। ठीक है मुंशी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे 1 साल का वक्त चाहिए। मैं खुद ही अवनी को छोड़ दूंगा और बड़े हुक्म जिससे चाहते हैं मैं उससे शादी कर लूंगा। जहाँ 4 साल आपका इंतजार किया है, वहाँ 1 साल और सही। बड़े हुकुम भी ये बात सुनकर
खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। इस 30 लाख के साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे चैरियट ग्रुप चाहिए। चैरियट ग्रुप? लेकिन क्यों? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। हुक्म आपको शायद अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मुंशी इस वक्त चैरियट ग्रुप के बाहर ही खड़ा है। क्या आप चैरियट ग्रुप के बाहर हैं? हाँ हुक्म, यहाँ तो काम पड़ता ही रहता है। आप यहाँ आ जाइए, तब तक मैं चैरियट खरीदने की डील का प्रोसेस शुरू करता हूँ। ठीक है मुंशी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। गौतम मुंशी जी के काम करने के तरीके को जानता था। मुंशी कमल स्वरूप अपनी बोली के धनी थे, जिनके आगे बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद हो जाता था। गीता अभी भी अवनी को कबीर के पास जाने को बोल रही थी। जल्दी से पहले चेक ले आता हूँ, तभी मैं अवनी को कबीर के पास जाने से रोक सकता हूँ। अरे भैया रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। चलिए आगे लीजिए, जल्दी लीजिए। गौतम को देखते ही मुंशी जी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। भैया रोको 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 रोको। जिस गौतम को दुनिया पिछले 4 साल से एक नॉर्मल सा इंसान समझ रही थी, उसका सच आज सिर्फ मुंशी जी ही जानते थे। गौतम आज भी इतने पैसे का मालिक था कि चैरियट जैसी 10 कंपनीज को वो पलक झपकते ही खरीद सकता था। मुंशी जी, कंपनी खरीदने की फॉर्मेलिटीज हो गई? आपके फोन आते ही मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, बस आपके साइन करने की देरी है। गुड, आपको मेरा एक और काम करना होगा। इस कंपनी का चेयरमैन है शेखर आनंद, और उसका एक बेटा है बिगड़ा हुआ कबीर आनंद। मैंने सुना है शेखर आनंद के इशारे के बिना इस कंपनी में पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल सही। नाइस। तो मुझे लगता है शेखर आनंद ने काफी काम कर लिया है, अब उसे आराम की जरूरत है। इस कंपनी से सीधा उसे जेल भेजने का इंतजाम किया जाए। अब इस सारी कंपनी की पावर आप ही के हाथ में है। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप चाहो तो खुद भी चेयरमैन की पोस्ट संभाल सकते हो। नहीं मुंशी जी, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। एक बात बताइए, इस कंपनी का वाइस चेयरमैन कौन? अभिनव गुप्ता। तो फिर अभिनव गुप्ता को कॉल करके बता दीजिए कि इस कंपनी का नया चेयरमैन वही है। मुंशी कमल स्वरूप को देखकर कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गौतम की आंखों में एक अलग ही तरह की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ अवनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसके सामने कबीर से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इधर गौतम और मुंशी जी को ऑफिस के अंदर देखते ही एक 32 साल की औरत ने उन्हें केबिन के बाहर रोक दिया। तुम दोनों अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी से पूछे? यह औरत शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी शालिनी थी, जो मुंशी जी के पहचान से वाकिफ नहीं थी। मैं यहाँ के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। सिक्योरिटी। गौतम के फोन पर अवनी का फोन आने लगा। इससे पहले कि वो फोन उठाकर जवाब देता, उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? ये जोधपुर के मुंशी जी, मुझे लेट हो रहा है, गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। हेलो। अभिनव गुप्ता मुंशी जी को अच्छे से जानता था। वो अपने काम छोड़कर तुरंत अपने केबिन से बाहर आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मिस कामिनी, ये तरीका है आपका गेट से बात करने का? सॉरी सर, लेकिन शट अप। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। ऑफिस में शालिनी की इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसने शेखर आनंद को फोन पर ये सारी बात बता दी। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर घड़ी पर चली गई। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा था। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? पर अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कहलाने लगे और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल।
मैंने मिस्टर अभिनव को ये पावर दी है और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन है। अच्छा, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुसा है? मुंशी कमल स्वरूप। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर कमल, आपने मुझे पहले नहीं बताया। आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां चल के बात करते हैं। हाँ? मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया जिसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है, आइए। वहीं केबिन के अंदर आते ही गौतम ने अपने घड़ी में टाइम देखा। वक्त निकलने के साथ ही उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। और शेखर आनंद और कबीर आनंद का सारे कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनके जेल जाने का वक्त आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं मेरे लॉकर में। मुझे पता था इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था सर। आज मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा सर। नाइस। मुंशी जी, मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी हैरानी से गौतम को देखने लगे। आखिर कैसे सुलझाएगा गौतम ये सारी गुत्थी? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।